बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आए हैं बेकिंग सोडा। क्या लेके आए भाई? बेकिंग सोडा। आज हम टॉपिक के ऊपर बात करनी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 4-5 हेडिंग उनका हम यूज करेंगे। पहले नंबर पर रासायनिक नाम, पहले नंबर पर रासायनिक सूत्र क्या होगा? उसके बाद होगा रासायनिक नाम, क्या होगा? रासायनिक नाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य नाम, क्या पढ़ेंगे? अन्य नाम। उसके बाद पढ़ेंगे बनाने की विधि, क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके उपयोग, कहाँ कहाँ हम उसका उपयोग करते हैं। और लास्ट में बच्चे खुशी छोटे मोटे क्वेश्चन लिख देते हैं उनके बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। किसकी बात करते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो सबसे पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na, बोलो, HCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ठीक है, तो ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। क्या हुआ? रासायनिक सूत्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक नाम की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम आप लोग रासायनिक सूत्र से ही बना सकते हो। देखो यहाँ पर Na का मतलब होता है, Na किसका सूत्र है? सोडियम का। इसके बाद है H किसका सूत्र है? हाइड्रोजन का। CO3 का मतलब क्या है? कार्बोनेट। इसी से इसका क्या बन गया? रासायनिक नाम, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी से ये हमने बना दिया। फिर इसके बाद आता है अन्य नाम। क्या आता है भाई? अन्य नाम। अब अन्य नाम तो आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इनके नाम से भी फेमस होता है। क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर पूछ लिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग बताओगे क्या? NaHCO3। ये नाम ज्यादातर प्रयोग किया जाएगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक नंबर में पूछा जाता है। तो आप क्या बताओगे? NaHCO3। इस नाम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी प्रयोग कर सकता हो खाने का सोडा। ठीक है, अन्य नाम क्या क्या है इसके? सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, अन्य नाम इसका खाने का सोडा भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बनाने की विधि। किसकी बात करते हैं? बनाने की विधि। अब ये कैसे बनाया जाएगा? ये जो बेकिंग सोडा है इसे बनाया कैसे जाएगा? इसे बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ हमें चाहिए होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा बनाने की विधि में बताया गया। देखो, जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा और नौसादर का निर्माण होता है। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड का एक हम जलीय विलयन लेंगे, क्या लेंगे? जलीय विलयन, यानी कि जो NaCl है ये लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? यानी कि द्रव अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा? तो NaCl का जलीय विलयन लिया, उसमें हमने क्या प्रवाहित करा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रवाहित करा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसमें क्या, कौन सी गैस प्रवाहित करी हमने? अमोनिया। कौन सी गैस? अमोनिया। अमोनिया गैस प्रवाहित करी। NaCl इसकी अभिक्रिया CO2 प्लस NH3 के साथ करी, तो इससे वो प्राप्त हुआ NH4Cl जिसे बोलते हैं नौसादर, प्लस NaHCO3 जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो मुख्य उत्पाद हमें क्या चाहिए था? बेकिंग सोडा। यही तो हमें बनाना था। तो जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? नौसादर और बेकिंग सोडा, जो कि हमारा मुख्य उत्पाद है। मुख्य उद्देश्य तो हमारा ये था बनाने का। तो बनाने की विधि में हम क्या क्या यूज करेंगे? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, और तीसरा प्रोडक्ट क्या लेंगे? इसमें क्या लेंगे? अमोनिया NH3 गैस, ये प्रवाहित करेगा, अब नौसादर प्राप्त होगा और बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। तो बनाने की विधि समझ में आई? तो क्या होगा, जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है उसमें हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और अमोनिया गैस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमें नौसादर और बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी NaCl प्लस CO2 प्लस NH3, एरो NH4Cl जिसका नाम नौसादर है, प्लस NaHCO3 जिसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ये हमारा मुख्य उत्पाद हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपयोग की। किसकी बात करते हैं? उपयोगी। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर आता खाद्य पदार्थों में। इसमें खाद्य पदार्थ। जो खाने पीने वाले पदार्थ है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो खाने पीने की वस्तु, जो हमारे खाने पीने के पदार्थ है उन्हें बनाने के लिए, उन्हें पकाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? बेकिंग सोडा का। किसका यूज किया जाएगा? बेकिंग सोडा। तो पहला उपयोग है इसका खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज यूज होती है? एक तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, इनका मिश्रण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा उपयोग। दूसरा उपयोग क्या होगा? सोडा वाटर। कौन सा वाटर? सोडा वाटर। गर्मियों के दिन चल रहे तो सोडा वाटर पीते होंगे या सिकंजी पीते होंगे, उनके पास एक बोतल सी होती है जिसमें वे क्या करते हैं? एक मिश्रण मिलाते हैं, मतलब बेकिंग सोडा मिलाते हैं और उसमें गैस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बढ़िया से मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेय का मतलब पीने वाले पदार्थ बनाने में, जैसे हम ठंडा वगैरह पीते हैं ना, ठीक है, तो उसमें भी हल्का हल्का ही होता है, बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है। लेकिन अधिकतर प्रयोग करते हैं जो वे सिकंजी वाले होते हैं, उनके पास एक कांच वाली बोतल होती है, उसमें मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो दूसरा उपयोग क्या होगा? सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग है पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति का एसिडिटी बननी। क्या बननी? एसिडिटी, यानी कि उसने कुछ ज्यादा पदार्थ खा लिए जिससे उसके पेट में एसिडिटी बन गई। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए अगर हमने थोड़ा सा उसे खाने का सोडा दे दिया तो उसकी पेट की अम्लता क्या होगी? दूर हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड का मतलब होता है एंट का मतलब एंटी का मतलब पड़ती, एसिड के खिलाफ मतलब कार्यवाही करेगा वो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। ठीक है, तो तीसरा उपयोग क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में। किसके रूप में यूज कर रहे हैं? एंटासिड के रूप में। ठीक है, और चौथा उपयोग क्या है? अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं पता है आप लोगों को? बताओ। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र वे होते हैं जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनके अंदर ये मिश्रित किया जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर पांचवा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में जब इसका यूज किया जाएगा तो ये अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसके उपयोग भी खत्म होते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो बता सकते हो भी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में किसका उपयोग होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारे रसोई घर है, रसोई घर में हम स्वादिष्ट खस्ते पकौड़े बनाते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है उसमें? बेकिंग सोडा। इसका सूत्र भी आ सकता है NaHCO3। ठीक है, चलो देखो भाई जरा ध्यान से, टॉपिक नंबर 5 की हम बात करते हैं। टॉपिक नंबर 5 है हमारा धावन सोडा। क्या टॉपिक है भाई? धावन सोडा। आज हमें धावन सोडा के बारे में पढ़ना कि धावन सोडा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धावन सोडे के बारे में। हम कौन कौन सी हेडिंग पढ़ने वाले? पहले नंबर पर होगा रासायनिक सूत्र। क्या होगा? हर टॉपिक में आप लोगों को यही पढ़ा रहे हैं हम। पहला होगा रासायनिक सूत्र, इसके बाद होगा रासायनिक नाम, इसके बाद होगा अन्य नाम, उसके बाद हम पढ़ेंगे बनाने की विधि, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? उसके उपयोग। और लास्ट में जो आता है एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो हर बार में हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का पेपर में जरूर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धावन सोडे के रासायनिक सूत्र की, कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, देखो, Na2CO3 इंटू 10H2O। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, 1 नंबर में इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग क्या बताओगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, फिर अलग से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ देखो इसका रासायनिक नाम भी लिखा हुआ। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखो, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा। इस अगर आप फॉर्मूले से भी इसका रासायनिक नाम बनाने की कोशिश करोगे तो आराम से बन सकता है। देखो Na2 का मतलब होगा सोडियम, CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट, 10 के लिए हो गया डेका, H2O के लिए होगा हाइड्रेट। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका क्या होगा, रासायनिक नाम होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका अन्य नाम। ठीक है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, धावन सोडा को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अन्य नाम में देखो क्या क्या होगा इसका, धोने का सोडा, क्या होगा, या वॉशिंग पाउडर, धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर। ठीक है, इसमें इनमें से कोई सा भी वो नाम यूज कर सकता है क्वेश्चन में, तो तुम्हें ध्यान रखना धावन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, ये एक ही चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक। ठीक है, ये एक ही चीज हो गई। और इसमें ये भी प्रयोग कर सकता हो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो ये होगा इसका क्या, रासायनिक सूत्र। वो कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, अन्य नाम, ये चीज समझ में आ गई सभी को। अब इसके बाद हम बात करते हैं बनाने की विधि। ठीक है, कि जो धावन सोडा है या वॉशिंग पाउडर है, ये कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बनाने की विधि में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ना, धोने का सोडा। ठीक है, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका हम क्या करेंगे, पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। ठीक है, क्रिस्टलीकरण का मतलब छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, इसे विभाजित करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, मतलब क्रिस्टल बनाएंगे इसके। क्या बनाएंगे, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जैसे नमक के टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, इस तरीके से बारीक कणों में से तोड़ते हैं, तो वो होता है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, यानी कि अब सोडियम कार्बोनेट का हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, मतलब उसकी जल के साथ जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धावन सोडा। क्या प्राप्त होगा, ये किस चीज का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो, ये हमने क्या बनाया यहाँ पर, धावन सोडा। क्या बनाया भाई, धावन सोडा बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये किससे बना, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ जैसे हमने कराई, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, ये क्रिस्टलीकरण, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, Na2CO3 × 10H2O। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, धावन सोडा। क्या बनाते हैं भाई, धावन सोडा। इसके बाद हम बात करते हैं धावन सोडे के उपयोग। इसकी बात करते हैं, धावन सोडे के कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पाता है, देखो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जल के अंदर कठोरता पाई जाती है। ठीक है, जल अलग अलग प्रकार के होते हैं, कठोर जल, मृदु जल, ठीक है, सामान्य जल जो हम पीते हैं, तो इसी प्रकार से जल के अंदर जो कठोरता पाई जाती है, ठीक है, तो उसे स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, धावन सोडे का। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो पहला उपयोग क्या होगा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, जल की जो स्थायी कठोरता उसे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, धावन सोडे का। ठीक है, देखो कठोरता के बारे में अगर हमें पता करना, ठीक है, अगर हमारा सामान्य जल है, अगर उसके अंदर हमने धावन सोडा घोला तो वहां पर झाग उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए, झाग उत्पन्न हो गए। अगर हमने क्या करा, किसी जल के अंदर, ठीक है, धावन सोडे को घोला, अगर झाग उत्पन्न हुए तो वो हमारा सामान्य जल है, यानी कि मृदु जल है वो। ठीक है, अगर वहां पर झाग उत्पन्न नहीं होते हैं तो वो कैसा जल होगा, कठोर जल। क्या होगा वो, कठोर जल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कठोर जल और सामान्य जल या मृदु जल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो धावन सोडे का उपयोग कहाँ होगा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होगा। ठीक है, पहले नंबर का उपयोग तो ये होगा। फिर दूसरा उपयोग होगा घरों की साफ सफाई में। घरों की साफ सफाई में, अगर हम घरों की साफ सफाई हम करते हैं, ठीक है, तो एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा सरफ घोलते हैं, सरफ को बोलते हैं क्या, धावन सोडा। ठीक है, फिर उससे क्या करते हैं, अपने घरों की हम साफ सफाई करते हैं। तो घरों की साफ सफाई में भी किसका उपयोग होगा, धावन सोडे का। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या हो गया, घरों की साफ सफाई में। ठीक है, फिर तीसरा उपयोग है बोरेक्स के उत्पादन में। इसके उत्पादन में, बोरेक्स एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका उत्पादन किया जाएगा किससे, धावन सोडे से। ठीक है, अगर हमें बोरेक्स का उत्पादन करना, बोरेक्स बनाना,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, धावन सोडे का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तीसरा उपयोग क्या होगा, बोरेक्स के उत्पादन में। किसके उत्पादन में भाई, बोरेक्स के उत्पादन में। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं चौथा उपयोग, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में। ठीक है, कांच की जो कंपनियां होगी, ठीक है, साबुन की जो कंपनियां होगी और कागज की जो कंपनियां होगी, ठीक है, उनमें भी धावन सोडे का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कांच की कंपनी हुई, ठीक है, चाहे वो कागज की कंपनी हुई और चाहे वो साबुन की कंपनी हुई, इन सब में किसका उपयोग किया जाएगा, धावन सोडे का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चौथा उपयोग कंप्लीट होता है। तो ये थे इसके क्या, धावन सोडे के उपयोग। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमने धावन सोडे के बारे में सारी बातें पढ़ ली, इसका रासायनिक सूत्र भी पढ़ लिया, रासायनिक नाम भी पढ़ लिया, अन्य नाम भी पढ़ लिया, बनाने की विधि भी पढ़ ली और इसके उपयोग भी हमने पढ़ लिए। फिर इससे संबंधित एक आधे नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कठोर जल है, कठोर जल को मृदु जल बनाना, क्या बनाना, मृदु जल। ठीक है, तो मृदु जल बनाने के लिए, ठीक है, कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाएगा, धावन सोडे का। किसका प्रयोग किया जाएगा, धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। ठीक है, धावन सोडा ऑप्शन में आ गया तो धावन सोडा लगाना, अगर ये नहीं आया तो वहां पर क्या होगा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, ये नहीं आया तो वहां पर ये भी आ सकता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वो कोई सा भी नाम रख सकता है, तुम्हें ध्यान रखना ये एक ही चीज के नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, धावन सोडा या धोने का सोडा, ये सारे के सारे एक ही यौगिक के नाम है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 6। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना इसका ना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, इसके उपयोग क्या होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। इस टॉपिक से संबंधित एक एक नंबर के, दो नंबर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बात करते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रासायनिक सूत्र की। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप लोगों से रासायनिक सूत्र पूछ ले जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे, CaSO4 × हाफ H2O। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछ लिया गया है। हर बार पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, चाहे वो 1 नंबर का पूछे, चाहे 2 नंबर का पूछे, चाहे 3 नंबर का पूछे, हर बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका रासायनिक सूत्र मैंने आप लोगों को क्या बताया, CaSO4 × हाफ H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, रासायनिक नाम हम अधिकतर क्या करते हैं, फॉर्मूले से ही बना लेते हैं, जो जो उसमें तत्व यूज किए गए उनके नाम के आधार पर। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ Ca का मतलब हो कैल्शियम, क्या नाम है इसका, फिर SO4 का होता है सल्फेट, SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ, 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब होता है अर्ध। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ अर्ध। ठीक है, 1/2 का मतलब हो गया अर्ध, अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, ये हाफ का मतलब आधा ही तो। ठीक है, तो यहाँ 1/2 का हो गया अर्ध और H2O को क्या लिख दिया इसने, हाइड्रेट। क्या बोल दिया, हाइड्रेट। ठीक है, या इसकी जगह ही अर्ध हाइड्रेट की जगह आप लोग लिख सकते हो हेमी हाइड्रेट, हेमी का भी मतलब होता है आधा। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। अगर आप अर्ध हाइड्रेट नहीं लिखना चाह रहे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा वहां पर लिखना, तो वहां पर हेमी हाइड्रेट भी लिख सकते हैं।
अर्ध हाइड्रेट की जगह क्या लिख सकते हैं, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या होगा इसका रासायनिक नाम। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सर, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो उस रासायनिक नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये सब बनाने की विधि पूछ ली जाती है। ठीक है, 2 नंबरों में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि में सबसे पहले क्या लेंगे हम, जिप्सम। जिप्सम एक पदार्थ होता है। ठीक है, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन या डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, ठीक है, जल के अणुओं क्या करता है, त्याग करता है, जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। क्या बनाता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम नामक पदार्थ को अगर हम 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने अंदर तक जल के अणु त्याग कर क्या बनाओगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगा, जिसे बोलते हैं पीओपी। अब देखो जरा ध्यान से, जिप्सम क्या होता है। जिप्सम देखो ये लिखा हुआ Ca, बोलो, SO4 इंटू 2H2O। देखो ये है जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये होगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग से पूछ लिया जाता है एक नंबर में, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो ये रहा हमारा जिप्सम। अब देखो यहाँ जरा ध्यान से, जिप्सम को हमने क्या करा, जिप्सम का फॉर्मूला ये लिखा, इसे 373 डिग्री केल्विन ताप पर हमने क्या करा, गर्म किया। अब जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसके अंदर देखो जल के अणु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो H2O क्या है, जल। H2O क्या है, एक जल, और इसके अणु देखो कितने हैं यहाँ, 2। कितने अणु है, अब इन 2 अणुओं में तो कुछ अणु बाहर निकलेंगे। देखो यहाँ पर जब इसे हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से देखो यहाँ पर 1/2 H2O के अणु क्या हुए, बाहर निकले, और उससे अलग क्या बना हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं पीओपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिप्सम को जैसे ही हमने 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म किया तो उसके बाद हमें प्राप्त हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, यानी कि इसमें जो जिप्सम था, जिप्सम का फॉर्मूला देखो लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या हाफ है, तो सेम ही, लेकिन इसमें जल के अणु क्या हुए, बाहर निकले। कितने अणु बाहर निकले, यहाँ पर देखो 1/2, जिसे डेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेड। ठीक है, और इसे ही वो इस तरीके से लिख देता, बहुत सी रासायनिक समीकरणों में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देता कि यहाँ पर 3/2 H2O, ऐसा भी लिख सकता है। अभी 3/2 कैसा आया, देखो जरा ध्यान से, इसे अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इस वाली चीज की तो होती है क्या, गुणा। ठीक है, गुणा करके फिर जो गुणाकार का होगा उसमें क्या करते हैं, ऊपर लिखी हुई संख्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 ही कम 2, ठीक है, 2 हो गया, यहाँ 2 में 1 जोड़ो कितना होगा, 3, उसे लिखा ऊपर और बटा में लिखी हुई संख्या सेम टू सेम। ठीक है, तो रासायनिक जब समीकरण आती है इसकी तो उसमें 3/2 H2O भी लिख देता होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिख सकता है, ऐसे ही। समझ में आया सभी को। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे कैसा बनाया जाएगा, जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करेंगे
तो उसके अंदर से ठीक है एक से ही 1/2 H2O के अणु बाहर निकलेंगे और वहां पर क्या प्राप्त होगा, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। देखो ये प्राप्त होगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, POP। क्या बोलते हैं, POP की फुल फॉर्म क्या होगी, प्लास्टर, बोलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP की फुल फॉर्म क्या होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है यहाँ POP। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, देखो इसी चीज को ऐसा भी लिख देता है, कंफ्यूज नहीं होना तुम। ठीक है, कभी पता लग रहा है 3/2 लिख दिया यहाँ से और तुम देख रही हो तो हम पढ़ाया। ठीक है, ये सेम चीज होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी बनाने की विधि। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा POP। क्या लिख रखा है सर, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है, तो अब देखो इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। नंबर 1, अब भाई क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे थोड़े हुड़दंग वाले, मतलब क्या करते हैं, दंगा तारते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, ये दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे, ये एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे, तो एक ने क्या करा, ऐसा धक्का दे दिया भाई को, छोटे भाई को, ये छोटा सा बेचारा, इसे धक्का दिया तो ये नीचे गिरता, इसकी हड्डी टूट गई। क्या टूट गई, हड्डी। अब हड्डी टूटने के बाद इसने एक्सरे वगैरह कराया तो वहां पता लगा भाई हड्डी में थोड़ा सा क्रैक आ रहा है, मतलब बाल आ रहा है, टूट रहा हो, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो टूटने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा, भाई इसको तो प्लास्टर चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, प्लास्टर। तो वो जो प्लास्टर चढ़ता वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखने के लिए एक परत से चढ़ाई जाती है, व्हाइट सिवा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो पहला उपयोग होगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। ठीक है, क्या चढ़ाने में भाई, प्लास्टर। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उस पर एक, अगर हाथ है पैर है तो उस पर व्हाइट सी एक परत चढ़ा दी जाती है, जो कि बिल्कुल कठोर होती है, हाथ को सीधा रखती है। ठीक है, तो वह जो परत होती है वह किसकी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, तो पहला उपयोग कहाँ होगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। ठीक है, पहला तो उपयोग ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा उपयोग क्या होगा, भवन निर्माण में। इसमें भैया भवन निर्माण में, यानी कि कहीं कहीं तुमने देखा होगा जब भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उनमें क्या कराते हैं, हम POP बनाते हैं। क्या बनाते हैं, POP, मतलब घरों में डिजाइन निकाल रहे, है ना, फूल बना रहे, कुछ भी डिजाइन निकाल रहे, तो वहां के जो सजावटी जितने भी वे हम वो करते हैं, मतलब घरों में भवन निर्माण करते हैं, तो उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही क्या होता है, निर्माण होता है। तुमने सुना ना, POP करवा ली हमने अपने घरों में, ये कराई, तो वो कैसा होती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाएगा। फिर दूसरा है इसका दंत चिकित्सा में। इसमें भैया दंत चिकित्सा में, जो दांतों की, अगर किसी के दांत खराब हो रहे तो उसकी जो वो होती है, मतलब चिकित्सा, मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जाता, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा उपयोग क्या होगा, दंत चिकित्सा में, इसमें। फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर मूर्तियां और सजावटी सामानों को बनाने में। ठीक है, तुमने देखा होगा कभी मेले वगैरह में गए होंगे तो वहां मूर्तियां रखी होती है, वे एक मिट्टी की बनी होती है, यानी कि एक पदार्थ की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा जितनी भी मूर्तियां हैं, ठीक है, एक पदार्थ की बनी हुई, वो क्या पदार्थ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, या शादियों में गए होंगे कभी, वहां बड़े बड़े महल बना कर रखा, ठीक है, या सजावटी जितने भी वे सामान बना कर रखा, तो वे भी किसके बने होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। ठीक है, तो चौथा उपयोग क्या होगा, मूर्तियां और सजावटी सामानों को बनाने में। ठीक है, चौथा उपयोग ये होगा। अब पांचवें नंबर पर आता है अग्निसह पदार्थ के रूप में। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग अग्निसह पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि तुमने देखा होगा जब ये होते हैं बड़े बड़े भट्टे होते हैं, बड़े बड़े भट्टों में, ठीक है, अंदर की साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत लगाई जाती है, जिससे जो अग्नि का तापमान है वो उसे सहन करता है, जिससे ईंटें पक जाती है। ठीक है, अगर तुम उसमें वैसे वाली मिट्टी लगाओगे
तो बार बार टूट कर नीचे गिरेगी। तो इसलिए उस तापमान को सहन करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, जिससे वह जो चिमनी है काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो ये किसके लिए है, अग्निसह पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो पांचवा उपयोग क्या होगा इसका, अग्निसह पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अभी मेरे से पूछ लो, दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, क्रिस्टलन का जल या जिसे बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। ठीक है, क्रिस्टलन का जल या इसका ही दूसरा नाम है नीला थोथा, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, या कॉपर सल्फेट भी हम इसे बोल सकते हैं। वैसे तो इसका रासायनिक नाम यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है एक नंबर में, क्रिस्टलन का जल या नीला थोथा किसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो देखो क्रिस्टलन का जल या नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्रिस्टलन का जल कहलाता है, जिसे हम अन्य नाम, ठीक है, नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र एक नंबर में पूछ लिया जाता कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो आप लोग क्या बताओगे, CuSO4 बोलो CuSO4 इंटू into 5H2O। 5H2O। देखो जरा ध्यान से, यह नीले थोथे का सूत्र Cu बोलो SO4 इंटू 5H2। 5H2O। ठीक है, ये देखो कॉपर सल्फेट है, लेकिन ऊपर देखो क्या है, कैल्शियम सल्फेट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे भी कॉपर Cu लिख देते हैं यहाँ, तो ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ Ca प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और इधर लिखा हुआ देखो Cu। बहुत से बच्चे मैंने देखा टेस्टों में गलती कर देते हैं, यहाँ भी Cu लिख देते हैं। ठीक है, और वहां एग्जामिनर घुमाने के लिए Cu भी कर देता है ऑप्शन में, जब पूछता है कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो तो आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे देता है, कुछ इस तरीके से देगा। देखो मान लो उसने ए ऑप्शन आप लोगों को दे दिया CuSO4 इंटू हाफ H2O, एक ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया यहाँ पर उसने CuSO4 इंटू एक सही 1/2 H2O, ये दे दिया उसने। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को CaSO4, एक जैसे ऑप्शन दे लगभग वो 1/2 H2O, और चौथा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया उसने नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नोट दे दिया। ठीक है, तो आप लोग इनमें से देखो, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में देखते हैं, यहाँ नहीं देखते यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ CuSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, दिख तो रहा बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ देखो क्या दिया इसने, Cu, यह है कॉपर, इसलिए ये नहीं होने का। फिर इसके बाद हमने दोबारा देखा Cu, इसमें भी Cu आ गया, अगर Ca भी होता है यहाँ देखो क्या लिखा हुआ लेकिन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये क्या हुआ, इसका सही रासायनिक सूत्र। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्रिस्टलन का जल, ठीक है, या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके जो टॉपिक है वे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो इसके बचे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें मैं क्या करूंगा, अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट करो।